हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हमें उस पाठ को समझना चाहिए जो कि बिल्कुल नए हैं। उसके बाद अन्य पाठ को पढ़ें। यदि हम 2 से 3 बार एक ही पाठ को पढ़ लेते हैं तो हम उस पाठ से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, हम इसे भी जान लें। इसके बाद प्रश्न उत्तर को रटने की बजाय समझकर पढ़ें। शब्द अर्थ को भी एक बार समझ लें। पाठ की मुख्य बातों को भी एक बार समझ लें। पाठ की मुख्य बातों को लिख लें। जब भी हमें उस पाठ को दोबारा पढ़ना हो तो मुख्य बातों पर नज़र डालते ही हमें पूरा पाठ याद आ जाएगा। चलिए अब हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर, जो कि कोंकणी और मराठी भाषा के शीर्षस्थ लेखक हैं। इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। लेखक गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ 2 भागों में विभाजित है। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। गिन्नी का सोना में लेखक ने आदर्शवाद और व्यवहारवाद के बारे में बात की है। आदर्शवाद का मतलब हमारे जीवन के सिद्धांतों से है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं: सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और प्रेम। और व्यवहारवाद से तात्पर्य है कि आज के युग में हम इन कोरे सिद्धांतों के साथ जी नहीं पाएंगे, अतः हमें हमारे सिद्धांतों को व्यवहार की कसौटी पर भी खरा उतारना है। यदि हमें सत्यवादी बनना है तो हम ये भी ध्यान रखें कि हम किस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। यदि कोई झूठा और मक्कार व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो हमें उसके साथ व्यावहारिक होना ही पड़ेगा। यदि हमारे एक झूठ बोलने से किसी सज्जन पुरुष की जान बचती है तो हमें वह झूठ बोल देना चाहिए। यदि कोई गुंडा बदमाश हमें मार रहा है तो अहिंसा से हमें बाहर निकलकर उस गुंडे से अपनी रक्षा करने के लिए उस पर हाथ भी उठा लेना चाहिए। जैसे शुद्ध सोने को मजबूत बनाने के लिए हमें उसमें तांबा भी मिलाना पड़ता है, ताकि सोने में चमक के साथ साथ मजबूती भी आए। आज की इस दुनिया में हम कोरे आदर्शवाद के साथ नहीं जी सकेंगे। हमें अपने जीवन में जहाँ भी व्यावहारिक होने की आवश्यकता है, वहाँ हमें आदर्श के साथ साथ व्यावहारिकता को भी समय परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। बहुत अधिक व्यावहारिकता हमारे जीवन में ना आने दें, नहीं तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। अपने जीवन के आदर्शों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने व्यवहार में शामिल करना है। पाठ का दूसरा भाग है झेन की देन। इस भाग में लेखक ने पाश्चात्य देशों की दशा का वर्णन किया है। लेखक जापान जाता है और वहाँ की जीवन शैली का वर्णन करता है। इस देश के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर धन कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं और अपने जीवन को मशीन बना दिया है, वो भी नोट छापने वाली मशीन। अपनी सभ्यता व संस्कृति से अलग होकर व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। यही वहाँ के लोग की मानसिक बीमारी का कारण है। मानसिक बीमारी से परेशान जापानी लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कुछ क्षण शांति में जीने का प्रयास करते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे आदर्श, सभ्यता व संस्कृति तथा धर्म हमें उस वक्त सहारा देते हैं जब हम इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में थक जाते हैं। गिन्नी का सोना में इन्होंने व्यवहार और आदर्श के बारे में वर्णन किया है। गिन्नी का सोना मिलावटी होता है
सोने के साथ थोड़ी मात्रा में लोग तांबा भी मिला लेते हैं, जिसके कारण यह मजबूत हो जाता है। स्त्रियां इसी सोने के गहने बनवाती हैं। सोने को लेखक ने आदर्श तथा तांबे को व्यावहारिकता की उपमा दी है। लेखक का मानना है कि आदर्श में थोड़ी बहुत व्यावहारिकता मिलाकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे गांधी जी ने व्यावहारिकता को आदर्श के स्तर पर लाकर देश का उत्थान किया था। कोरा आदर्शवाद हमें जीवन में आगे ले जाता है और कोरी व्यावहारिकता मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें आदर्श के साथ साथ जहां आवश्यक हो व्यावहारिक भी होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पूरे समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ज़ेन की देन। एक बार लेखक को जापान जाने का मौका मिला। वहाँ उनके मित्र ने बताया कि यहाँ ज़्यादातर बीमारियाँ मानसिक होती हैं, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत ही व्यस्त है। लोगों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। लोग कम समय में बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर लोग भागते हुए नज़र आते हैं और जब भागते भागते थक जाते हैं तो किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन अधिकतर तनावग्रस्त रहता है। वे लोग अपने अस्तित्व तक को भूल जाते हैं। शाम को मेरे मित्र मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। यह एक 6 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत पर हम लोग गए। वहाँ पर जाजीन यानी कि चाय परोसने वाला बैठा था, जिसने हमें हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। इस स्थान पर इतना शांत वातावरण था कि हमें पानी के उबलने तक की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए केवल 3 ही लोगों को एक साथ चाय पीने की इजाज़त है। यद्यपि प्याले में चाय 2 घूंट से अधिक ना थी, फिर भी यह चाय पीते पीते हमें 1.5 घंटा लग गया। इस तरह चाय पीने से दिमाग की रफ्तार धीमी हो जाती है। इस दौरान यदि व्यक्ति कुछ सोच न रहा हो तो वह अनंत काल तक पहुंच जाता है। अक्सर हम भूतकाल और भविष्यकाल के चक्रों में पड़े रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। ये दोनों ही काल मिथ्या हैं। पहला तो निकल चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं है। क्यों ना जो सत्य है यानी कि वर्तमान, हम उसी में रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। किसी प्रकार की मानसिक बीमारी तब हमें छू तक ना सकेगी और तनाव मुक्त जीवन को और अधिक सुंदर व आकर्षक बना सकेंगे। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।